आज हमारे साथ है इंटरनेशनल शूटर अंजुम मौडगिल। अंजुम जी, आपका स्वागत करते हैं। अंजुम जी, शूटिंग कब और कैसे शुरू किया आपने? पहले तो मैं थैंक यू करना चाहूँगी आकाशवाणी का मुझे यहाँ पे मौका देने के लिए। और शूटिंग मैंने शुरू करी थी 2008 में। और उससे पहले मैंने कुछ टाइम पिस्टल करी थी, बट उसमें मैं अपनी पिस्टल नहीं ले पाई थी। और एनसीसी जब मैंने ज्वाइन की तो उसमें उस वक्त में पिस्टल नहीं थी, तो मैंने राइफ़ल से शुरू किया। एंड मेरे मदर खुद एनसीसी के टीचर थे उस टाइम पे 2007-8 में। तो उन्होंने मुझे इसके लिए बहुत ही वो किया कि आप जाके इंकरेज किया कि आप जाके ये गेम ट्राई करो एनसीसी में। सो जब मैंने एनसीसी के थ्रू शूटिंग ट्राई करी, उसमें जब अच्छा मेरा होना शुरू हुआ, तो ऐसे मेरा फर्स्ट लेवल ऑफ शूटिंग ग्रास रूट लेवल पे स्टार्ट हुआ। एंड इवेंचुअली फिर आप जब अलग अलग कॉम्पिटिशन्स खेलते हैं, अब आपके स्कूल कॉलेज आपको सपोर्ट करते हैं, और आप ख़राब भी करते हैं पर अच्छा भी करते हैं, और जो आपकी सपोर्ट होती है उससे फिर ऐसे मेरी जर्नी शुरू हुई। ये बताएं कि सबसे पहले किसका एनकरेजमेंट मिला कि अंजुम अच्छी शूटिंग करती हो या कर सकती हो? मुझे याद है एक कैंप लगा था पंजाब में। तो मेरे मदर पंजाब के टीचर रहे हैं पंजाब में, तो उनके साथ मैं जाती थी, ऐसी जो एक बच्चा अपनी माँ के साथ कैंप में जाते हैं। तो वहाँ पे मैंने बस एक दो बार बंदूक उठाई और गोलियाँ चलाई थी। तो वहाँ राइफ़ल। हाँ जी, एनसीसी में उस वक्त पिस्टल से राइफल में कब शिफ्ट हुई? वो तो मैंने पिस्टल सिर्फ कुछ महीने चलाई थी, क्योंकि चंडीगढ़ में जब मैं सबसे पहले रेंज पे गई, ये थी 2007 की बात। तो वहाँ पे एक कोच थी एनसीसी कैंप में, जो प्राइवेट कोच थी। उन्होंने मुझे मना कर दिया था बंदूक देने से। तो उन्होंने कहा कि हम ऐसे ही, कोई भी आ रहा है ऐसे ही नहीं पकड़ा सकते राइफ़ल या एमुनेशन। एंड तो वो मेरे लिए थोड़ा सा वो था, ऐसे बच्चे के लिए जो बुरा लगता है कि एकदम आप पहले दिन रेंज पे आ रहे हैं और आपको मना कर दें। तो एक सर थे, अवतार सर, उन्होंने मुझे अपनी पिस्टल दी ट्राई करने के लिए। तो उस दिन मैंने जब पिस्टल चलाई, उससे मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा एकदम से। एंड मैंने स्टेट में मेडल जीता, चंडीगढ़ स्टेट थी उस टाइम पे 2007 में। फिर मैंने प्री नेशनल्स खेला, बट प्री नेशनल्स में मेरा नेशनल्स के लिए क्वालिफाई नहीं हो पाया। फिर मैंने 2008 में एनसीसी ज्वाइन करी, और उसमें फिर सिर्फ राइफ़ल थी उस टाइम पे। तो उस टाइम फिर मैंने राइफ़ल से करा। एंड आई थिंक मेरी मदर का सबसे ज़्यादा रोल है, क्योंकि उन्होंने कभी भी इसलिए नहीं मुझे गेम शुरू करवाई कि कुछ अचीव करना है, बट ये कि उनको इंटरेस्ट था। तो उनको था कि ये काफ़ी इंडिविजुअल स्पोर्ट है, और आप जितना भी अच्छा बुरा करो, सिर्फ आप ही हो जो ब्लेम कर अपने आप को ही ब्लेम करोगे। तो आई थिंक ये चीज़ मुझे भी बहुत अच्छी लगी इस गेम की। तो इस तरह से इस जर्नी की शुरुआत हुई। अंजुम, पहली बार कब लगा कि आप शूटिंग के लिए बनी है या शूटिंग आपके लिए बनी है? 2010-2011 में जब मैंने फर्स्ट टाइम मतलब जूनियर इंटरनेशनल के लिए क्वालिफाई किया था, उस टाइम पे जब हमें इंडिया की जर्सी मिली थी, जब हमें सबसे पहले एक ट्रैक सूट मिला, और मैंने पलट के देखा कि इसके पीछे इंडिया 50 मीटर्स 3 पोजीशन इवेंट। तो तब मुझे लगा कि जो एक एथलीट जब गेम शुरू करता है, एक वो जो फीलिंग होती है कि इंडिया लिखा हुआ होना चाहिए अपनी टी शर्ट या ट्रैक सूट पे। तो जब मुझे वो मिला ट्रैक सूट, तब मुझे लगा कि हाँ, इसमें मज़ा आएगा। तो ये चीज़, ये जो फीलिंग है, वो मुझे कभी पढ़ाई में नहीं आई और किसी और चीज़ में नहीं आई। बट जो वो एक्साइटमेंट, वो जो एकदम किसी आप चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो और आपको मिल जाए, आप मेहनत कर रहे हो और आपको मिल जाए, तो वो फीलिंग मुझे उन सालों में आई 2010-11 में, जब मैंने अपना पहला इंटरनेशनल खेला। तो उसके बाद से फिर वो चीज़ काफ़ी अभी तक कंटिन्यू चल रही है। लेकिन स्पोर्ट आपने ऐसा ले लिया जिसमें वो करते समय एक्साइटमेंट बिल्कुल नहीं चलता। तो एक्साइटमेंट चलता है, बट आपका इतना कंट्रोल बढ़ जाता है अपने इमोशंस पे कि आप उसको कंट्रोल कर लेते हैं। पहली बार इंटरनेशनल लेवल पर अच्छा किया तो कैसा लगा, और ये कौन सा मौका था? फर्स्ट टाइम मैं कहूँगी सैफ गेम्स हुए थे हमारे 2016 में गुवाहाटी में। एंड वो मेरा एक ऐसा कंपटीशन था जब उससे पहले थोड़ा सा लो चल रहा था मेरी परफॉर्मेंस, और मैं इंडिया में सीनियर्स में थी, टॉप 3 में। और वो कंपटीशन मुझे ऐसा था कि एक तो इंडिया में हो रहा है एक इंटरनेशनल कंपटीशन, ठीक है, नो मैटर उसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ नहीं आती हैं, क्योंकि शूटिंग ऐसी गेम है जो साउथ एशियन कंट्रीज़, साउथ एशियन स्पेशली इंडिया के अलावा कोई इतनी मेजर कंट्री नहीं आती। बट
कहीं ना कहीं जो कंपटीशन इंडिया में है उस टाइम पे भी था, वो ही आपको होता है कि आपको अपना बेस्ट करके मेडल जीतना है। तो उसमें मैंने अपना पर्सनल बेस्ट भी शूट किया था और इंडियन रिकॉर्ड भी था, और फिर मैंने गोल्ड मेडल भी जीता था। तो वो एक मेरे लिए बहुत ही टर्निंग पॉइंट था अपने आप को वो वैल्यू देने के लिए। एंड इवेंचुअली 2016 की बात है ये। फिर उसके बाद मेरा वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में मेडल आया था, सिल्वर। तो उसके बाद से वो जर्नी काफ़ी अच्छे तरीके से ऊपर नीचे चलती रही, पर वो एक टर्निंग पॉइंट था। सबसे पहला बड़ा मेजर मेडल कौन सा, और उसके बाद कैसा लगा? फर्स्ट मेडल मेजर तो मैं कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 को ही कंसिडर करूँगी, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत ही इमोशनल जर्नी थी। एक दो मैचेस थे मेरे। एक दिन आप लास्ट रैंक पे हो और अगले दिन आप कॉमनवेल्थ गेम्स रिकॉर्ड शूट कर रहे हो, और आपने वो रिकॉर्ड 8 पॉइंट से प्लस में जीता है। अंजुम की वो परफॉर्मेंस पूरा देश अभी भी याद करता है। थैंक यू सर। सो वो आई थिंक वो कहीं ना कहीं टेस्ट था मुझे अपने आप के बारे में जानने के लिए, और मुझे उस टाइम पे रियलाइज़ हुआ कि इंडिया में गेम्स को कितनी इम्पोर्टेंस दी जाती है, चाहे वो कॉमनवेल्थ गेम्स हो, एशियन गेम्स हो या ओलंपिक गेम्स हो। सो तब पता चला था कि हाँ, लोग जानते हैं, देखते हैं गेम्स, और वो रिकॉग्निशन मिली आई थिंक, जो कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है एथलीट्स के लिए आगे मेहनत करते रहने के लिए। सो आई वुड से कि जो कॉमनवेल्थ गेम्स था दैट वाज लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस एंड वन ऑफ द मोस्ट जो मुझे हमेशा ही याद रहेगा। वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में बताएं। जब मैंने 2019 की बात है, म्यूनिक में मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड शूट किया था 3 पोजीशन में। तो यही था कि 2018 में वर्ल्ड चैम्पियनशिप में जब मैंने ओलंपिक का कोटा जीता, तो वो थोड़ा सा शॉकिंग था सबके लिए, क्योंकि वो एयर राइफल इवेंट में जीता था। और पहली मैं इंडिविजुअल एथलीट थी विमेन में जिसका ओलंपिक इवेंट में वर्ल्ड चैम्पियनशिप मेडल आया था। तो उससे पहले कभी नहीं आया। तो वो मेरे लिए एक बहुत ही ऐसे टर्निंग पॉइंट था इन वेज कि पता लग रहा था कि कौन लोग खुश हैं कि मेरा ओलंपिक कोटा वो भी एयर राइफल में आया है, और कौन लोग लिटरली ऐसे हैं कि ये कैसे हो सकता है और ये गलत हो गया है। तो वो आपको ना बहुत फिल्टर हुए लोग मिल जाते हैं और पता लग जाता है। तो वो मेरे लिए काफ़ी रफ पैच था थोड़ा सा उसके बाद, क्योंकि आपको अब आपका मेन इवेंट 3 पोजीशन कंसिडर किया जाता है। आपने एयर राइफल में जीता है, एंड देन आपको वो जब तक टोक्यो की सिलेक्शन नहीं हो रही आपने अपने आप को टॉप पे रखना है। एंड देन फिर नेक्स्ट ईयर 2019 में ही मैंने 1180 मारा था, तो जो वर्ल्ड रिकॉर्ड की इक्विवेलेंट था। तो वो मेरे लिए बहुत ही अच्छा पॉइंट था अपने आप पे कॉन्फिडेंस, और कोचेस को मेरे पे कॉन्फिडेंस आने के लिए। एंड इवेंचुअली फिर कोविड हुआ, काफ़ी अलग अलग इश्यूज थे, बट आई थिंक वो जो एक एथलीट की जर्नी में लोज आते हैं ना, वो जितना सिखाते हैं उतना हमारी जीत नहीं सिखाती हमें। ये लोज कब आए और कितने दिन चले? आई थिंक ये तो ऐसा है कि एक हफ्ता हाई होता है, एक हफ्ता लो होता है। सो वो ऊपर नीचे चलता ही रहता है एथलीट की जर्नी में। एंड मैं हमेशा से उन लोज को सबसे ज़्यादा थैंकफुल हूँ, क्योंकि वो जो चैलेंजेस और जो स्ट्रगल और जो आपके आसपास के लोग उस टाइम पे जो आपको पुश करते हैं, आई थिंक वो ही सबसे ज़्यादा क्लोज और रियल लोग हैं आपकी लाइफ में। सो वो आता है लो। आई थिंक 2018 के बाद 2019 2020 वाज अगेन कोविड, बट 2021 काफ़ी मुश्किल था टोक्यो के बाद। 2020 फिर वो टोक्यो 2021 में जो हम खेल के वापस आए थे उसके बाद काफ़ी लो चला, और मेरे को 5-6 महीने लगे थे उससे बाहर आने में। फिर इवेंचुअली 2022 में मैंने 17 जुलाई को वर्ल्ड नंबर 1 बनी थी मैं। तो वो मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा, आई थिंक चेरिश करती हूँ मैं उस मोमेंट को, जब मैंने कोरिया में मेडल जीत के वर्ल्ड नंबर 1 बनी मैं। एंड उसके बाद दोबारा से थोड़ा सा लो शुरू हुआ, क्योंकि फिर मेरी एशियन गेम्स में सिलेक्शन नहीं हुई, वर्ल्ड चैम्पियनशिप में कि मैं टोक्यो के बाद पेरिस के लिए क्वालिफाई कर पाऊँ। बट देन अगेन उस टाइम पे क्या करना है क्या नहीं करना है, जब आप वो सीख लेते हो तब आप वापस आओगे ही आओगे। तो जैसे काफ़ी फेमस लाइन है कि ज़्यादा ज़ोर से छलांग मारने के लिए आपको थोड़ा पीछे होना पड़ता है। सो वो है, और मैं उसको बहुत ही पॉजिटिवली लेती हूँ एज अ लेसन। एंड या अंजुम, इंडियन शूटर्स पर एक आरोप लगता है, और वो आरोप ही लगता है कि हम वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाते हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी तोड़ते हैं, उसके बाद हम लोग
वर्ल्ड कप में और वहाँ बहुत अच्छा प्रदर्शन करता है, लेकिन जैसे ही ओलंपिक्स आते हैं तो हम लोग वहाँ पर फाइनल में क्वालिफाई करने के लिए भी तरस जाते हैं। इसका बहुत बड़ा एग्जांपल टोक्यो ओलंपिक्स भी है, रियो भी देख लीजिए आप। तो पेरिस में ज़रूर कुछ मामलों में अच्छा प्रदर्शन रहा, लेकिन फिर भी पेरिस में भी जितनी उम्मीद थी वैसा प्रदर्शन शूटर्स का नहीं रहा। वे शूटर्स जो थोड़े दिन पहले ही वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाकर आए थे वहाँ फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए। क्या कारण है? एक तो कि हम ओलंपिक में अच्छा नहीं कर पाते, क्या कोई साइकोलॉजिकल बैरियर है, या आपको लगता है कि ओलंपिक एक अलग स्टेचर का है, उसके लिए हमारे शूटर्स इतने तैयार नहीं हैं? मैं ये तो बिल्कुल नहीं कहूँगी कि हमारे शूटर्स ओलंपिक के लिए तैयार नहीं है। एंड आई थिंक इस टाइम जो हम परफॉर्मेंस देख रहे हैं, ठीक है कि हमारे सिर्फ 3 मेडल आए हैं, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि शूटिंग ने इंडिया के लिए 3 मेडल जीते। बट आई थिंक जो हमारी ओवरऑल परफॉर्मेंस रही है, जिसमें 3 मेडल के बावजूद और भी 3-4 लोग हैं जो फाइनल्स तक पहुँचे हैं, और कई लोग हैं जिन्होंने एक एक पॉइंट से फाइनल मिस किया। आई थिंक शूटिंग ऐसी स्पोर्ट है जो कब क्या हो जाए आप कुछ नहीं कह सकते, एंड उससे आपकी शूटिंग का कैलिबर नहीं कम हो जाता। सो हाँ, पक्का ये चीज़ तो है कि आप 1 महीना पहले कुछ चला रहे हो और 1 महीने में कुछ चीज़ें चेंज हो सकती हैं। बट आई थिंक मेंटली थोड़ा सा फ़र्क तो पड़ता है ओलंपिक्स का, क्योंकि आप देखिए जब आप मेडल नहीं जीतते हो तब आपको जितना ज़्यादा, मतलब जब आप जीतते हो तब आपको जितना ज़्यादा इंडिया में स्पेशली चढ़ाया जाता है, उतनी ही ज़ोर से आपको नीचे गिरेंगे जब आप मेडल नहीं जीत रहे हो। आप तो वो इंसान हो ना जिसने जीता है, पर क्यों गिराया जाता है? क्योंकि लोग सिर्फ रिज़ल्ट देखते हैं और ये नहीं देखते कि हाँ कितने से रहा है या क्या हुआ होगा या कुछ। सो आई थिंक जब सिर्फ इंडिया में, आई फील जो एक कल्चर है, स्पोर्ट्स कल्चर है जिसमें लोग सिर्फ मेडल के साथ अटैच रहते हैं, वो थोड़ा सा बदलना चाहिए। एंड अभी हमने आई थिंक काफ़ी चेंज देखा है पेरिस ओलंपिक्स के टाइम पे, जिसमें लोगों ने लिटरली 4th फिनिश जिन्होंने किया है या जिन्होंने नहीं मेडल जीते बट बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है, लोगों ने लिटरली अप्रिशिएट किया उस चीज़ को। आई थिंक जब आप प्रॉपर इमोशंस लोगों की मेहनत के साथ और हार के साथ भी अटैच करो रादर देन सिर्फ जीत के साथ, तब आपको समझ आएगा कि हाँ कितनी मेहनत लगती है और ऐसा कुछ फ़र्क नहीं है। सो क्योंकि सबसे ज़्यादा इमोशंस सिर्फ ओलंपिक्स के आसपास ही देखे जाते हैं, पर उन 4 सालों में कौन किस चीज़ से गुजर रहा है या क्या अप एंड डाउन है, या वो क्या मेहनत करके टीम में आया है क्या नहीं, या कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स। आई थिंक जब लोग वो सब चीज़ें देखें और 4 साल के दौरान भी सपोर्ट करें, तब वो चीज़ बहुत बदल सकती है। सो मैं ये नहीं कहूँगी कि शूटर्स में कुछ कमी थी, बट ये कि हमारा गेम लिटरली 0.1 पॉइंट्स का फ़र्क डाल देता है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि वो ऊपर नीचे उस दिन हो जाता है। बट आई वुड से कि शूटर्स ही हैं जो सबसे ज़्यादा मेडल्स नेक्स्ट ओलंपिक्स में भी लेके आएंगे। सबसे अच्छी बात यह कि इस देश ने लगातार लंबे समय से, किसी ज़माने में सिर्फ राजा रणधीर सिंह, डॉक्टर करणी सिंह या 2-4-5 शूटर्स हुआ करते थे, लेकिन अब किसी भी इवेंट में क्वालिफिकेशन के लिए भी लंबी चौड़ी लिस्ट फहरिस्त बनती है। टफ कंपटीशन है, आप खुद एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो एक तो बहुत बड़ा बेस भी है, परफॉर्मेंस भी है, और एक सबसे अच्छी बात यह है कि लड़कियां ख़ास तौर पर, जिनमें आप शामिल हैं, इन्होंने भी शूटिंग में अच्छा किया और बहुत सारी लड़कियां शूटिंग को पिक कर रही हैं। ओवरऑल जो शूटिंग का ये दृश्य भारत में 20-30 साल से देखने को मिल रहा है, ये आपको कितना खुश करता है? और आपको क्या लगता है कि ये शूटिंग का जो माहौल है, शूटिंग के प्रति जो पैशन है, शूटिंग के प्रति जो देश में अभी सम्मान है, ख़ासतौर पर लड़कियों में, ख़ासतौर पर शूटिंग को पिक करने का जो जुनून और जज्बा है, क्या ये बना रहेगा? बिल्कुल। अभी मेरे को 17-18 साल हो गए शूटिंग में, और मैंने ही अपनी जर्नी में इतने चेंजेस देखे हैं। जब हमने शुरू किया था तब बहुत ही कम कंपटीशन होता था हमारे इवेंट्स में, और वही गिन चुन के कुछ ही लोग थे जो अच्छा कर रहे थे। उसके अलावा बहुत ही कम सपोर्ट थी हर जगह से, और इंपोर्ट करने में इश्यूज थे। गवर्नमेंट के, फेडरेशन के अलग, इतनी पॉलिसीज़ काफ़ी अलग थी। गवर्नमेंट का जो साई का कह लो, कुछ पॉलिसीज़ काफ़ी अलग थी। बट अभी पिछले 7-8 सालों में हमने इतना मेजर चेंज देखा है, जिसमें हमने इतनी बेटर, क्लियर, ट्रांसपेरेंट पॉलिसीज़ देखी हैं। गवर्नमेंट की तरफ से इमेंस सपोर्ट, मतलब पहले आपको
तैयारी के लिए कुछ नहीं मिलता था, सिर्फ मेडल जीतते पे मिलता था। अब आपको तैयारी के लिए चीज़ें मिल रही हैं, तो जो आई थिंक सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, किसी चीज़ को अगर आपको ऊपर करना है उसको आपको ग्रास रूट लेवल पे ही सपोर्ट करना पड़ेगा, सिर्फ ऊपर ऊपर पानी देके कुछ नहीं होगा। सो आई फील वो चेंज मैंने देखा है। एंड अब इंपोर्ट करने में या इक्विपमेंट ख़रीदने में और स्पॉन्सर्स इतने अच्छे मिल जाते हैं और आपको अच्छे टाइम पे स्पॉन्सर्स मिलते हैं कि आपको बेस्ट इक्विपमेंट लेने में कोई इशू नहीं आता है। कोचेज़ हैं, ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ इतनी बढ़ गई हैं हर गांव में, हर शहर में। तो आई थिंक वो उस सब चेंज की वजह से हम ये भी देख रहे हैं कि हमारे इवेंट्स में अब कंपटीशन इतना हाई है कि लिटरली 10-10 लोगों में से टॉप 3 या टॉप 2 चूज़ होने हैं। सो वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मेरे जैसे एथलीट्स जो हम पिछले 17-18 सालों से कर रहे हैं, हमारे दिमाग में काफ़ी चीज़ें उस टाइम की हैं और अब की हैं, तो हमें अपने आप को अपग्रेड और बेटर करने के लिए ये नया टैलेंट बहुत ज़रूरी है। जब ये नए बच्चे आके अच्छा शूट करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं मौका मिलता है अपनी लिमिट्स को तोड़ के और आगे का सोचने का। अगर हमारे लिए कोई कंपटीशन ही नहीं होगा तो हम एक बेसिक स्कोर पे खुश रहेंगे। जब पता है कि और कोई आके अच्छा शूट कर लेगा या हमारी टीम में जगह ले लेंगे, देन वो हमें चीज़ बहुत मोटिवेट करती है आगे काम करने के लिए और पुश करने के लिए। देन इवेंचुअली हम अपने आप को बेटर कर पाते हैं। एंड आई थिंक ये बहुत ही अच्छा है कि इतनी फीमेल एथलीट्स और मेल एथलीट्स इतने ज़्यादा आ रहे हैं अब गेम में, और इतनी सपोर्टिंग पॉलिसीज़ फेडरेशन और गवर्नमेंट की वजह से हैं। सो इसीलिए हम बहुत ही पॉजिटिव चेंज देख पा रहे हैं इंडियन स्पोर्ट्स में। अंजुम, शूटिंग में अच्छी बात यह कि कोई एज नहीं होती। टर्किश शूटर देखिए, आप इस एज में भी शूटिंग कर रहे हैं, 50 साल 55 साल में भी लोग निशाने अच्छे लगाते हैं। तो अभी आपके पास बहुत लंबा कैरियर इस ढंग से है, क्या कुछ सपने हैं और क्या सोचती हो आगे भी कुछ देश के लिए कर सकती हो? बिल्कुल, मैंने जैसे कहा, अभी नए बच्चे आके हमें अपने हमें रेस्ट नहीं करने देते। वो ऐसा होता है कि अपने आप को पुश करते रहें। सो कहीं ना कहीं जितनी भी मैं थैंकफुल हूँ अपने टीममेट्स और कलीग्स के लिए कि वो हम आपस में इतने कॉम्पिटिटिव हैं और इतना अच्छा शूट कर रहे हैं कि मैं चाहूँगी कि मैं नेक्स्ट ओलंपिक्स के लिए भी अच्छे से तैयारी करूँ और उसके अगले के लिए भी। एंड बस अभी मेरा मेन फोकस यही है कि अपने आप को कैसे इम्प्रूव करना है एशियन गेम्स और वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स एंड ओलंपिक्स के लिए। बाकी आई थिंक ओवरऑल यही रहता है कि आप जब जितना अपने आप पे काम करते रहो उतना आप अपनी लाइफ में और स्पोर्ट में ग्रो करोगे। एंड आई थिंक इस एज में, जिस एज में मैं हूँ, हम रियलाइज़ करते हैं। बताइए दीजिए कितनी एज? मैं 31 ईयर्स की हूँ। तो मेरे जो मेन कॉम्पिटिटर्स हैं वो 20-21 ईयर्स के एज के हैं। तो आई थिंक उनकी वजह से और मेरे एक्सपीरियंस इन लाइफ एंड इन स्पोर्ट्स दोनों की वजह से एक बहुत ही प्यारा बैलेंस है जिसमें मैं आजकल जी रही हूँ, जिसमें मेरी लाइफ और मेरी गेम दोनों बहुत ही अच्छे बैलेंस में है। सो इसीलिए आई थिंक जितना मज़ा मुझे अब अपनी गेम में आ रहा है, मैं काश मुझे पिछले 10 साल में भी उतना मज़ा आ रहा होता। तो मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है मैं जिस लेवल पे हूँ अपनी गेम में अभी। अंजुम, हर गेम में दो चीज़ें होती है, एक तो आपकी जन्मजात प्रतिभा और एक उसके साथ साथ आपकी ट्रेनिंग। एक शूटर में क्या प्रतिभा का भी इस्तेमाल होता है या प्रतिभा भी बहुत ज़रूरी होती है? आप मानती हैं कि आप में भी कोई न कोई एक अच्छा निशानेबाज बनने की जन्मजात प्रतिभा रही होगी जो शायद बाद में बाहर आई, या आपको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ अभ्यास से ही एक अच्छा शूटर बन सकता है? ज़रूर 2-3 चीज़ें होती हैं जो अगर आपके अंदर पहले से हों, वो आपकी पर्सनालिटी के साथ साथ आपकी गेम में फिर ट्रांसफ़र होती हैं। सो मेरे लिए वो चीज़ थी शांत रहना और बहुत ही मतलब अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन है जिसमें बाकी लोग मे बी हाइपर हो जाएं या टेंशन लें, बट मेरे लिए आई थिंक उस सिचुएशन में एकदम काम रहना और अपने आप से कनेक्टेड रहना, माइंडफुल रहना, आई थिंक कहीं ना कहीं वो चीज़ मुझे बहुत हेल्प करती है मेरी गेम में। एंड अभी हम देखेंगे जो ये वाली जनरेशन है जिसे जेन ज़ी कहते हैं और उसके जो एथलीट्स हैं, वो लोग बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ खेलते हैं। उनको पता है वो अगर आए हैं तो वो जीतने के लिए आए हैं। आई थिंक वो जो उनकी जनरेशन कह लो या उनकी जो पर्सनालिटी में वो चीज़ है कि मैं हूँ तो बस मैंने तो जीतना है, वो उनको उस तरीके से हेल्प करती है। सो आई थिंक जब आप अपनी पर्सनालिटी ट्रेट्स अपनी गेम के लिए यूज़ कर पाओ और उसको कैसे मोल्ड करके आप बेटर हो सको, आई थिंक इससे बढ़िया और चीज़ क्या है जब आपका अपने ऊपर इतना ही कंट्रोल आ जाए। कितना अभ्यास करना एक शूटर के लिए ज़रूरी होता है और आप कितना करती हैं?
टोटली डिपेंड करता है कि आप किस लेवल के शूटर हैं। अगर आप बिगनर हैं तो आप अपना ज़्यादा टाइम शूटिंग रेंज पे लगाते हैं, और फिर उसके बाद फिज़िकल फिटनेस, मेंटल ट्रेनिंग, सो सबके एज और एक्सपीरियंस और लेवल के अकॉर्डिंग सबका डिफ़र करता है ये चीज़। बाकी मेरा ऐसा होता है कि जब हम शूटिंग रेंज पे होते हैं, हम 3.5 साढ़े 4 घंटे तक शूटिंग रेंज पे ट्रेनिंग करते हैं। फिर 1.5 से 2 घंटे हमारे फिज़िकल ट्रेनिंग में लगते हैं, जिसमें शूटिंग स्पेसिफिक और जनरल एक्सरसाइजेज भी होती हैं। उसके अलावा जो हमारी मेंटल ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज हैं वो 1 से 1.5 घंटा। सो ये हमारी बेसिक है जो शूटिंग के लिए चीज़ें यूज़ होती हैं। या थोड़ी सी मेंटल स्ट्रेंथ, मेंटल ट्रेनिंग की बात करते हैं, क्योंकि आजकल सब ये कहते हैं कि सब जो लेवल है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो लगभग सबका एक जैसा है, और जिस वक्त शूटिंग का कोई फाइनल है या इवेंट है, उस वक्त जिस शूटर की मेंटल स्ट्रेंथ ज़्यादा है, जो मेंटली ज़्यादा स्ट्रांग है, ज़्यादा कंपोज्ड है, वो अच्छे निशाने लगा पाता है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल, आई थिंक टॉप लेवल पे जाके टेक्निक से ज़्यादा मेंटल लेवल मैटर करता है कि आप उस सिचुएशन में अपने आप को कितना शांत रख पा रहे हो। तो कई बार हमारा इवेंट जैसे ओपन रेंज पे होता है, तो आगे हवा है या बारिश है, धूप है, छाँव है, वो सब इफ़ेक्ट करती है चीज़ें। तो जब हम शूट कर रहे होते हैं, कई बार हमने देखा है कि जब हम छोटे थे या जूनियर्स हैं, वो ऐसे बहाने मारते हैं कि नहीं हवा चल रही थी, ये हो रहा था। बट आई थिंक वो चीज़ सबके लिए है। अब उस टाइम पे कैसे अपने आप को ये समझाओगे, ओके ये जो सिचुएशन में मैं हूँ, सारे इस सिचुएशन में हैं, चाहे वो ओलंपिक का मैच है या ओलंपिक का फाइनल है, कि हर एक के दिमाग में यही चल रहा है कि वो इतने बड़े लेवल पे खेल रहे हैं। बट उस टाइम पे आप अपने आप से कैसे बात करके अपने आप को शांत रख पाते हो, और आप उस सिचुएशन को कैसे मोल्ड करके अपने फेवर में कर सकते हो, आई थिंक वही आपको उस टाइम पे मेडल दिलवाएगा। तो आई वुड से कि मेंटल लेवल एक एलीट एथलीट के लिए सबसे ज़्यादा मायने रखता है, और उसके बाद टेक्निक आती है। अंजुम, आपने बातचीत में जिक्र किया कि हमारे देश में सच में एक अपरोक्ष रूप से एक खेल क्रांति आई है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि पिछले 10, 12, 15 साल में देखा जाए तो ऊपर से लेकर यानी शीर्ष स्तर पर प्रधानमंत्री से लेकर नीचे तक खेलों को बहुत बढ़ावा दिया गया है, और खेलों में जो लोग अच्छा कर रहे हैं उन्हें भी सराहा जाता है, और जो लोग अच्छा नहीं कर रहे हैं उनका भी हौसला बढ़ाया जाता है। आपको याद होगा कि टोक्यो ओलंपिक में जब हमारी लड़कियों की टीम, हॉकी टीम हार गई थी, चौथे स्थान पर आई थी, तो भी हमारे प्रधानमंत्री ने उनसे बात की थी कि आपने अच्छा खेला। तो ये माहौल तो बदला है, और सुविधाओं को लेकर भी अब बहुत ज़्यादा सरकार के स्तर पर कमी नहीं है। राज्यों ने भी यहाँ पर अपने स्तर पर बहुत अच्छा किया है। राज्य सरकारें अब एथलीट्स को जॉब दे रही हैं, उनको फैसिलिटीज़ दे रही हैं। तो यानी राज्य के स्तर पर और केंद्र के स्तर पर और हर स्तर पर अब खिलाड़ियों को सपोर्ट भी मिल रहा है, और एक अच्छी बात यह कि उन्हें रिकग्निशन भी मिलता है, सम्मान भी मिलता है। आप भी जाएंगी तो आपको लोग सम्मान से देखेंगे। तो बताएं कि इस क्रांति का क्या रिजल्ट हमें मिल चुका है या मिलना है? आपको लगता है कि भविष्य में ये देश और ज़्यादा अच्छे एथलीट्स, ज़्यादा सक्सेसफुल एथलीट्स अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दे पाएगा? बिल्कुल, हमने पिछले 10-15 सालों में जो चेंजेस देखे हैं ग्रास रूट लेवल पे या गवर्नमेंट के लेवल पे या फेडरेशन के लेवल पे, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिसीज़ आ रही हैं बच्चे सिलेक्ट करने के लिए कि कौन किस खेल में अच्छा है, खेलो इंडिया स्कीम्स जैसे। फिर उसके अलावा टॉप स्कीम हो गई जिसमें जो टॉप लेवल एथलीट्स हैं उनको सपोर्ट करने के लिए। सो आई थिंक ये सब चीज़ें अभी पिछले 7-10 सालों में बनी हैं, और उसका हम चेंज बहुत ही अच्छे से देख पा रहे हैं, जिसमें आजकल के पेरेंट्स ने भी ऐसा एक्सेप्ट करा है कि हाँ, गेम सिर्फ यही नहीं है कि आपको मेडल जीतना है, बट आपका ओवरऑल डेवलपमेंट है, आपकी लाइफ बहुत पॉजिटिवली चेंज हो जाती है जब आप स्पोर्ट्स करते हैं। सो आई थिंक वो सब चेंजेस हम देख पा रहे हैं। एंड क्या होता है जब अभी ये सब चीज़ें हम नहीं कह सकते हैं हमारे लिए, जो हम पिछले 18 सालों से गेम कर रहे हैं, एंड हम ये ज़रूर देखेंगे कि इसका जो पॉजिटिव चेंज है अगले 10 सालों में और भी ज़्यादा होगा, क्योंकि कोई भी नई चीज़ आती है, नई पॉलिसी आती है, उसको सेटल होने में, उसमें ट्रांसपेरेंसी आने में, या वो पॉलिसीज़, रेगुलेशंस, लॉ, वो सब लागू होने में टाइम लगता है। शुरू में लोग सुनते हैं, करते हैं, बट उसको प्रॉपरली रिफ़ाइन होने में टाइम लगता है। एंड आई थिंक वो हम नेक्स्ट 10 सालों में उसका रिज़ल्ट देख पाएंगे। एंड आई एम श्योर इंडिया इतनी मेहनत कर रहा है, और हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो ओलंपिक्स है वो भी इंडिया में हो,
तो फिर वो सब चीज़ें हम आई थिंक उन ओलंपिक्स में रिजल्ट्स देख पाएंगे। अंजुम, जाते जाते वे लड़कियां जो स्पोर्ट कर रही हैं और वे लड़कियां जो स्पोर्ट करना चाहती हैं, और अच्छी बात यह है कि बहुत सारी लड़कियों के माता पिता भी अब ये सपना देखने लगे कि उनकी बच्ची खेल में जाए और देश के लिए कुछ अच्छा करे, उन्हें क्या कहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी कि बहुत लोग होते हैं जो हमें कुछ चीज़ों के लिए मोटिवेट करते हैं, बट और कई लोग होते हैं जो हमें काफ़ी चीज़ों के लिए मना करते हैं कि नहीं, ये तुम्हारे लिए नहीं बना है, या ये करके क्या करोगी। आई थिंक वो नेगेटिव लोगों को जब आप अपने लिए एक आग बना लेते हो, उनकी जो नेगेटिविटी है उस चीज़ को जब आप यूज़ करोगे अपने आप को पुश करने के लिए और अपने आप को साबित करने के लिए कि हाँ, ना जाने कितने लोग आपको नीचे खींच रहे हैं, पर आप अपने आप को पुश करके एक लेवल पे लेके आओगे और अलग अलग गेम ट्राई करके अपने लिए चुनो अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग कि आपके लिए क्या सही रह रहा है, तब आपके लिए वो प्रॉपर जीत है, आपके परिवार वालों के लिए जीत है कि हाँ, नो मैटर आपके कितने लोग थे आपको नीचे खींचने के लिए, बट आपने हर चीज़ को यूज़ करके अपने आप को ऊपर लाए हैं। तो मैं ये कहूँ और आखिर में ये कहूँगी कि स्पोर्ट्स या लाइफ में सिर्फ ये नहीं है कि आपको कोई मेडल जीतना है या रिकॉग्निशन चाहिए, बट आप अपने आप को कितने अच्छे से जानें और लो टाइम्स में आप अपने आप को कैसे अपने आप से बात करके खुश रहें। आई थिंक दैट इज़ लाइफ फॉर मी। अंजुम मौडगिल, आपका हृदय से आभार।